हमारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला इंडियन में। दोस्तों, आज मैं हिंदी का अध्याय दूसरा लेके आया हूँ, जिसमें 20 तक अध्याय 1 में क्वेश्चन 20 तक हो चुके थे पहले चैप्टर का। अब इसमें 20 के बाद बताता हूँ। पहले चैप्टर का दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो 21 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं ये 35 चैप्टर पूरे कराऊँगा। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन दोस्तों मैं इस बुक को कंप्लीट कराऊँगा। और जब एक बार बुक कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसको 2-4 दिन में, 10 दिन में, जितने दिन में आपको होगा आप वीडियो देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों बात की गई कि हिंदी मानक वर्णमाला में, यानी कि जो वर्णमाला में जिसको मान दिया जाता है उसे छोड़ करके, यानी कि किस ऐसे वर्ण को स्थान नहीं दिया गया है, तो वो है श्री। श्री एक ऐसा मानक है, मतलब ऐसा वर्ण है जिसको वर्णमाला में कोई स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं। ठीक है, तो द्वित्व व्यंजन मतलब जिसमें क्या होता है कि एक वर्ण ऐसा हो जो आधा भी आया हो और पूरा भी। जैसे देखिए, दिल्ली में क्या है कि आधा भी ला है और पूरा ला भी है, इसलिए ये जो हमारा दिल्ली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें बात कर रहा है कि शा सा सा हा कौन सा व्यंजन है। ये हमने कल बता दिया था आपको कि सा 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 कौन सा व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है। तो यहाँ पे ऊष्म संघर्षी दिया है ऑप्शन, तो हम यहाँ पे ऊष्म संघर्षी व्यंजन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। ये जो छा से क्षत्रिय वाला है, ये ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, ये आती है संयुक्त वर्ण के अंदर। किसके अंदर दोस्तों, संयुक्त वर्ण। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। अब ये जो छा आता है ये तो संयुक्त वर्ण है, लेकिन ये आता किसके बाद है, ये आता है का के बाद शब्दकोश में, यानी का से जुड़ के छा बनता है, का च, ये बन गया छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कंप्लीट बुक है। मैंने कहा कि जिसके पास बुक ना हो उसके लिए बहुत अच्छा चांस है, ऑनलाइन पढ़ लेगा, अपना ऑफलाइन भी पढ़ सकता है वीडियो अपलोड होने के बाद। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है कि ज्ञा वर्ण क्या है। जो ज्ञा वर्ण है, ये ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ये बना है ज और यहाँ से, जिसमें आधा ज और यहाँ से ज्ञा बनता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अब अघोष वर्ण कौन सा है, तो सा है। मैंने दोस्तों आप लोगों से कहा था कि मैं अघोष और सघोष की वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी कल मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। अब घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो घा का उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, कंठ होता है, क्योंकि घा जो है वो कंठ से निकलता है, तो कंठ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अब निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ये देखते हैं। तो संयुक्त व्यंजन ज्ञा आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से क्या नहीं है, दंत नहीं है। आइए भाई देखते उच्चारण की दृष्टि से दंत कौन सा नहीं है। तो दंत मतलब जो दांत से बिल्कुल संपर्क ना करे। तो टा, टा क्या होता है, दांत से संपर्क नहीं करता लेकिन ऊपरी तालू से करता है। जैसे ना बोलते हैं तो ना क्या होता है, छूता है, ता दा। ठीक है, इस तरह टा नहीं होगा, इसका आंसर टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अमानक वर्ण है।
और यहाँ पे अमानक वर्ण की बात कही गई है, यानी कि जिसको वही मानक मानक ना माना गया, तो क्या हो गया ये जो झा होता है इसको झा बोलते हैं, ठीक है, इसको झा बोलते हैं, लेकिन ये वाला एक अमानक वर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये जो क्षत्रिय वाला छा है ये वर्ण किसके योग से बनता है। अब ये वर्ण जो आया था अभी हमने बताया था ना, ऊपर आ चुका ये क्वेश्चन, लेकिन अब यही किससे बनता है, तो ये आधा का और सिटी वाले सा सॉरी षटकोण सा से बनता है। जैसे ज्ञा बनता है आधा ज्या और इया से, उसी तरह से ये आधा का और सा से बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो बहुत फास्ट होगी तो कमेंट करके बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में वहाँ के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है, पहले ही बता दिया था 11, ठीक है। फिर अगला क्या है, हिंदी में से कौन सा स्वर नहीं है, सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। अब चलिए इसकी बात देख लेते हैं कि इसमें स्वर कौन सा नहीं है। भाई देखिए, छोटा आ से लेके ओ तक तो सब स्वर ही है, तो इसमें छोटा ऊ ए सब ओ के बीच में आ जा रहा है, जा नहीं आ रहा है, तो ये जा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का है। अब जैसे कहते नहीं टा ठा डा ढा अड़ा, तो यहाँ पे बोल दिए कौन नहीं है, तो टा ठा डा ढा अड़ा, यानी ठा भी आ रहा है, ढा भी आ रहा है, अड़ा भी आ रहा है, एक घा नहीं आ रहा है, तो एक घा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब व्यंजन देखिए कितनी है, वहाँ पे कितना था, वो स्वर कितना था 11, और व्यंजन कितने हैं 33, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। अब यहाँ पे पश्च स्वर की बात कर रही है। पश्च स्वर क्या होता है, इसको याद कर लीजिए। पश्च स्वर होता है बड़ा आ, ठीक है, ये भी बताएंगे थोड़ा। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाना चाहिए, यानी जो खड़ी पाई वाले व्यंजन है उसका संयुक्त रूप कैसे बनेगा। तो भाई विसर्ग लगा के बनेगा, कि खड़ी चौपाई को हटा कर बनेगा, कि दो खड़ी पाई लगा के बनेगा, कि दो स्वर लगा के बनेगा। भाई जब खड़ी पाई वाले व्यंजन बनाना है तो खड़ी चौपाई को हटा कर बनाएंगे, ठीक है। संयुक्त करना है, मान के चलिए कुछ लिखा है अगर से कि खड़ी पाई व्यंजन, उसके बाद ये यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया है, उसके बाद फिर कुछ और लिखा है। अब इसी को हम संयुक्त करेंगे तो इसे तो हटाना पड़ेगा ना, तभी तो संयुक्त बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अब विसर्ग से बना शब्द कौन सा है ये देख लेते हैं। अब विसर्ग मीन्स होता है जो आहा की बिंदी लगती है दो ठो, तो इससे पता चल जाएगा कहाँ पे आहा की बिंदी दो कहाँ लग रही है, ये लग रही है निष्प्रह में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। अब स्वर फिर पूछ लिया है, तो भाई ला ली और का तो होगा नहीं, ये आ से लेके ओ तक में होता है, तो ये ए जो है क्या हो जाएगा आपका स्वर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे क्योंकि वीडियो जल्दी चैप्टर भी जल्दी ख़त्म करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा। अब अंतःस्थ व्यंजन हमने उस दिन बताया था यारा अलावा, तो यहाँ पे या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। अब ओ का उच्चारण स्थान, ओ तो भाई देखिए ओठ, ओ ओठ निकल रहा है, तो और ऊपर से कंठ से भी आवाज़ आ रही है, तो कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ओ बोलिए, देखिए आपके ओंठ जो हैं गोल हो जाते हैं, ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि ओठ की प्रक्रिया, ओठ का कार्य है इसमें, ऊपर से कंठ से आवाज़ निकल रही है तो कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकल भी सोचिए दोस्तों, तभी हिंदी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। चलिए,
चा और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छ का वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो भाई चा और छ का क्या होता है? तालु होता है, तालव्य जिसको कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तालु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि का गा जा फा, ये सब जो नीचे बिंदी लगी हुई है, का गा जा फा ध्वनियाँ, ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? ये संस्कृत की है कि अरबी फारसी की है कि अंग्रेजी की है कि दक्षिणी भाषाओं की, किसकी है? हाँ सही है, अरबी फारसी की भाषा है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तालव्य व्यंजन है। भाई तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं? वही तालु से संबंधित जो हो, तो ये चा छा जा जाएगा, सॉरी कौन सा आएगा? चा छा जा झा। अगला क्वेश्चन है कि कौन वर्ण घोष नहीं है? ठीक है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो वही घोष नहीं है, तो यहाँ पे ता होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि किस शब्द में री स्वर नहीं है? अब री किस में नहीं लगा है? देखिए इसमें भी री लगा है, इसमें भी री लगा है, इसमें भी री लगा है, तो री इसमें ही तो नहीं लगा है। तो आज हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 तक हो चुका है और इसमें बता देता हूँ बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन है। 112 क्वेश्चन है, मुझे जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। 112 और 39 मीन्स टोटल कितने हो गए? 50 समथिंग, 150 लगभग। चलिए हो जाएगा, बहुत ही जल्दी से कराना पड़ेगा इसको। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ठीक है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? आइए देखते हैं। तो भाई किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? कि स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, यानी कि जो ध्वनियाँ स्वर के बाद आती हैं और जिसमें नासिक के होता है, मतलब नाक से ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? जो ये ओ और औ हैं वो कैसे प्रकार के हैं? कंठोष्ठ हैं, बताए थे अभी। ओ जो आया था वो कंठोष्ठ है, तो औ भी कंठोष्ठ है। ठीक है।